वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल रीगल। आज का ये वीडियो फैमिली लॉ सब्जेक्ट सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेकेंडली, अगर आपको इस टॉपिक के या किसी भी और टॉपिक के नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स है जिनको आप ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हो। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू लॉ के अंदर जो हमारा एक हिस्ट्री है बहुत बड़ा, उसके अंदर मनु ने 8 तरीके के हिंदू मैरिजेस एक्सप्लेन किए हैं कि इन 8 तरीकों से हमारे हिस्ट्री में मैरिजेस होते थे। ठीक है, इसमें से कुछ तरीके आज भी प्रेवलेंट है, पर लेकिन प्राइमरीली हम ये मानेंगे कि मनु ने इनको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि ये 8 तरीके होते हैं जिनसे शादी हो सकती है या फिर होती थी। अब इसकी 8 टाइप के मैरिजेस के अंदर ये 4 मैरिजेस ब्रह्मा, देव, अर्श एंड प्रजापत्य, ये 4 मैरिजेस ऐसे हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल माने जाते थे। ठीक है, इनको सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता था। ये कहा जाता था कि अगर इन चारों मैरिजेस के अंदर किसी की मैरिज हुई है तो वो अच्छी बात है। वेयर एज ये 4 फॉर्म्स असुर, गंधर्व, राक्षसा एंड पैशाचा, ये 4 ऐसे फॉर्म्स थे जिसको अनएक्सेप्टेबल कहा जाता था सोसाइटी में। होते थे, बिल्कुल होते थे, तभी मनु ने लिखा है, पर लेकिन एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में इन 4 टाइप के मैरिजेस को एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ये कहा जाता था कि ये अच्छे तरीके के मैरिजेस नहीं है। तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। पहली मैरिज है ब्रह्मा। इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेटरी वर्ड लिखा है अरेंज मैरिज। वेल, मैं एक बार ये बात बता देती हूँ कि मैंने यहाँ जो ब्लू में ये चीज़ लिखी हुई है, ये मैंने केवल इसलिए लिखी है ताकि हम इन 8 मैरिजेस को एक एक वर्ड में डिफाइन कर पाए। ठीक है, ऑफ कोर्स इनके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं और उस टाइम पे इनको इन वर्ड्स से नहीं डिफाइन किया जाता था, पर मैंने इनको इन वर्ड्स से इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि हम आज के कॉन्टेक्स्ट में इन वर्ड्स का मतलब समझ के फटाफट से हम समझ पाए कि क्या 8 तरीके की हिंदू मैरिज है। तो पहली ब्रह्मा जो हिंदू मैरिज है, इसके अंदर है अरेंज मैरिज। इसके अंदर क्या होता था कि एक फादर अपनी डॉटर को सजा धजा कर गिफ्ट्स के साथ एक ऐसे इंसान को देता था जो कि वेद शास्त्रों का बहुत ज्ञानी है। और बेसिकली इस टाइप के मैरिज के अंदर ये सेटअप होता था कि दोनों फैमिलीज आपस में मिलकर एक दूसरे, जो ब्राइड है जो ब्राइड ग्रूम है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद इसको शादी होती है, इस सिचुएशन के बाद शादी होती है। तो बेसिकली ये आज के टाइम का अरेंज मैरिज हम इसे कह सकते हैं। इस टाइप के मैरिज को सबसे ज्यादा प्रीमियम माना जाता था एक तरीके से पुराने जमाने में। ये कहा है मनु ने कि इस ब्रह्मा मैरिज से जो बेटा पैदा हुआ है, अगर ब्रह्मा मैरिज से कोई सन हुआ है तो ये सन कितना पावरफुल है। ये सन इतना पावरफुल है कि ये अपने 10 डिसेंडेंट्स एंड 10 असेंडेंट्स, मतलब अपनी 20 पीढ़ियों की सारे पाप किए गए धुल सकता है। तो मनु ने कहा कि ब्रह्मा मैरिज सबसे टॉप की मैरिज है और इससे जो सन होता है, वो सन जो है वो 20 पीढ़ियों के जो सारे के सारे सिंस हैं उनको माफ कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि इस टाइप के मैरिज को कितना ज्यादा प्रेफर किया जाता होगा उस टाइम पे। अगला मैरिज है देव। देव के लिए मैंने क्या वर्ड लिखा हुआ है, रिलीजियस सेरेमनी। इसके अंदर क्या होता था कि मान लीजिए एक फैमिली एक प्रीस्ट को बुला के, एक हाई ऑफिशियल प्रीस्ट को बुलाकर कोई एक सेरेमनी करवा रही है। ठीक है, अब उस सेरेमनी के दौरान जब सेरेमनी हो जाती है तो हम प्रीस्ट को कोई ना कोई कुछ पैसा देते हैं या फिर कोई भी जो भी उनकी दक्षिणा होती है वो देते हैं। तो देव मैरिज के अंदर क्या होता था कि जो फादर है वो अपनी बेटी की दक्षिणा दे देता था उस प्रीस्ट को। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रिलीजियस सेरेमनी हुई, उसके अंदर एक प्रीस्ट आया और उस प्रीस्ट को दक्षिणा गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटी को दे दिया और फिर उनकी शादी हुई। इसको
एक्सेप्टेबल इसलिए माना जाता था क्योंकि आज के ज़माने में तो ऑफ कोर्स ये मैरिजेस, इस टाइप के मैरिज एक्सेप्टेबल नहीं है, पर उस टाइप के मैरिजेस, उस टाइम पे ये मैरिजेस बहुत ज़्यादा माने जाते थे, क्योंकि लड़कियों को अगर किसी प्रीस्ट के साथ शादी करा दी जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था। इससे जो भी सन पैदा होता है, वो 7 असेंडेंट्स एंड 7 डिसेंडेंट्स के सिंस को धो सकता है। ठीक है, हमने ब्रह्मा में क्या पढ़ा, जब सन पैदा होता है तो 10 डिसेंडेंट्स एंड 10 असेंडेंट्स की जो सिंस है उनको धो सकता है। दैवा मैरिज से जो बेटा पैदा हुआ है वो 7 असेंडेंट्स एंड 7 डिसेंडेंट्स के लिए सारे सिंस उनके धुल सकता है। अब आप पूछोगे कि दैवा मैरिज को ब्रह्मा से नीचे क्यों रखा गया? वो इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ भी हमने लड़की को गिफ्ट किया, यहाँ भी हमने लड़की को गिफ्ट किया, पर क्यों दैवा कम है? दैवा मैरिज इसलिए कम मानी जाती है एज कंपेयर टू ब्रह्मा मैरिज, बिकॉज इसके अंदर जो गिफ्ट दिया है लड़की का, उस गिफ्ट के बदले में उस प्रीस्ट से कोई एक्टिविटी कराई गई है। मतलब बेसिकली जो दान दिया गया है लड़की का वो फ्री नहीं है एक तरीके से। इसके अंदर जो दान हुआ है लड़की का वो आपस में हुआ है दोनों मर्जी से, जो भी गिफ्ट्स दिए गए हैं वो अपनी मर्जी से दिए गए हैं, पर इसके अंदर प्रीस्ट ने कुछ सेरेमनी की और उसकी वजह से एक फादर ने अपनी बेटी को दान दे दिया, इसलिए इसे ब्रह्मा फॉर्म ऑफ मैरिज से थोड़ा सा कम माना जाता है, पर ये भी सेकंड फेवरेट मैरिज थी उस टाइम पे। थर्ड मैरिज आती है अर्शा मैरिज। इसके अंदर क्या होता था कि अगर एक ब्राइड ग्रूम एक फादर को एक गाय गिफ्ट करे, 1 या 2 गाय गिफ्ट करे, तो वो फादर उस गाय के बदले में अपनी बेटी को दे देता था। इस मैरिज को बहुत होली माना जाता था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गौदान होता था। गौदान एक ऐसी एक्टिविटी थी, तब भी थी और आज भी है हिंदुओं में, जो कि बहुत ज़्यादा होली मानी जाती है। तो इस मैरिज को इसलिए होली माना जाता था, पर लेकिन फिर भी ये दैवा और ब्रह्मा से नीचे रहते थे, ये उससे नीचे थी, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके अंदर भी एक जो गिफ्ट है वो विदाउट एनी कंसिडरेशन नहीं है, उसके अंदर भी जो लड़का है, ब्राइड ग्रूम है, उससे कुछ लिया गया है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ मैरिज हमारा क्या हो गया? गौदान। इसको हम याद रखेंगे गौदान से। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है हमारा प्रजापत्य। ये जो फोर्थ फॉर्म ऑफ मैरिज है इसको हम समझेंगे राम और सीता के एग्जाम्पल से। राम और सीता की जो मैरिज हुई थी वो प्रजापत्य के फॉर्म में हुई थी। बेसिकली हुआ क्या था, इसके अंदर होता क्या है, स्वयंवर। प्रजापत्य का जो मैरिज फॉर्म था उसके अंदर क्या होता था, स्वयंवर। मतलब हम स्वयंवर से इसे याद रखेंगे। अब होता क्या था प्रजापत्य में, एक फादर है, एक किंग है, वो क्या करता था, वो बहुत सारे लड़कों को अपने राज्य में बुलाता था और उनको एक ड्यूटी देता था, मतलब एक धर्म निभाने के लिए बोला जाता था। राम सीता की मैरिज के दौरान उनको क्या धर्म निभाने के लिए बोला गया था कि वो धनुष उठाएं और उस पे जो उनका वो धागा होता है वो चढ़ाएं। उनका धर्म ये था। तो प्रजापत्य के अंदर क्या हो रहा है कि एक फादर एक ब्राइड ग्रूम को कोई एक ड्यूटी निभाने के लिए बोलता है, एक धर्म निभाने के लिए बोलता है, और वो जैसे ही धर्म निभा देता है उसकी बेटी की शादी उस इंसान के साथ हो जाती है। तो प्रजापत्य फॉर्म का जो मतलब है, इसको हम या तो स्वयंवर से याद रख सकते हैं या फिर इसको याद रख सकते हैं राम सीता से। ठीक है। अब हम आते हैं अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस पे। हमारा पहला जो फॉर्म है वो है उसमें से असुर। असुर को मैंने किस चीज से एक्सप्लेन किया हुआ है, ब्राइड प्राइस से। ब्राइड प्राइस का यहाँ पे मतलब सीधा सीधा वही है जो ब्राइड प्राइस से समझ आ रहा है कि ब्राइड के लिए पैसा देना। इसके अंदर क्या होता था, जो ब्राइड ग्रूम है, मतलब कि जो पति है, वो लड़की के फादर को पैसा देता था। इतना पैसा देता था कि वो लड़की को खरीद पाए, एक तरीके से यही बात थी। इतना पैसा देता था कि लड़की की जो फैमिली है वो पूरी की पूरी उस पैसे पे जी पाए। ठीक है। तो जब फादर सेटिस्फाई हो जाता था कि ठीक है इतना पैसा काफी है, तब असुर फॉर्म के अंदर शादी कर दी जाती थी लड़कियों की। तो ये एक तरीके से अनएक्सेप्टेबल फॉर्म था। अगला जो है वो है गंधर्व।
गंधर्व विवाह के अंदर क्या होता था, सिंपल आज की लैंग्वेज में लव मैरिज। जब दो लोग, एक लड़का और एक लड़की, कंसेंशुअली आपस में शादी करना चाहते हैं विदाउट द विशेस ऑफ देयर मदर एंड फादर, तब उस विवाह को कहते थे गंधर्व विवाह। ये विवाह को गंधर्व इसलिए कहा जाता था क्योंकि गंधर्व नाम की जाति थी उस टाइम पर, जिसके अंदर ये विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अब ये विवाह जो है आजकल तो यंगस्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस गंधर्व विवाह ही है। ठीक है, अगला जो हमारा विवाह है वो है राक्षसा। राक्षसा के अंदर क्या होता था, इस विवाह के अंदर मैंने क्या वर्ड लिखा है, एबडक्शन। हम लॉ की लैंग्वेज में एबडक्शन तब लिखते हैं जब कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को बिना उसकी मर्जी के उठा के ले जाए। तो राक्षसा फॉर्म के अंदर ये होता था कि जो लोग, कोई राक्षस है या फिर ये बेसिकली क्षत्रियों में बहुत ज़्यादा फेमस थी इस टाइप की मैरिज, कि अगर कोई एक वॉर हुई और उस वॉर में जो किंग हार गया तो उस किंग के जितनी भी फीमेल्स थी उस जगह पर वो सबको उठा के ले आते थे और सबसे शादियां कर लेते थे। तो वो प्रोसेस जो है वो राक्षसा विवाह के अंदर आता था। तो राक्षसा विवाह का जो आज के मतलब में हम समझेंगे वो है अबडक्शन। आज के टाइम पे ये 366 के अंदर, आईपीसी सेक्शन 366 के अंदर एक पनिशेबल ऑफेंस है, पर लेकिन उस टाइम पे राक्षसा विवाह उस टाइम भी अनएक्सेप्टेबल था, पर लेकिन उस टाइम पे क्षत्रियों के बीच में और राक्षसों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि डीमंस होते थे, जो राक्षस होते थे वो लोग भी लेडीज को उठा उठा के ले जाते थे और उन लोगों से शादी कर लेते थे विदाउट देयर विल। अब चौथा जो अनएक्सेप्टेबल चौथा हमारा फॉर्म ऑफ मैरिज है वो है पैसाचा। ये सबसे ज़्यादा गंदा, मतलब राक्षसा भी बहुत ज़्यादा गंदा है जिसमें लड़की की मर्जी के बिना बाय फोर्स उससे शादी की जाती है, पर पैशाचा एक ऐसा फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा हीनियस है। पैशाच का मतलब बेसिकली होता है गॉब्लिन्स। आई होप सब ने हैरी पॉटर देखी होगी। तो पैशाच का जो मतलब है वो होते हैं गॉब्लिन्स। गॉब्लिन्स का ये माना जाता है कि उनका जो नेचर है वो बहुत स्नीकी होते हैं, रात के टाइम पे काम करते हैं। तो इसीलिए इस मैरिज का नाम पैसाचा रखा गया है कि जो पैसाच होते थे उस टाइम पे, जो गॉब्लिन्स होते थे, जिनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि राक्षसों की तरह लड़कियां उठा के ले आए, वो लोग क्या करते थे, वो लोग लड़कियों का रेप करते थे। बेसिकली उनको या तो कोई भी ऐसी चीज़ देकर, दारू हो गई, शराब हो गई, मदिरा हो गई, उस टाइम पे बोलते थे उस चीज़ को, या फिर उनको कोई भी इस तरीके से या तो हिप्नोटाइज करके या कोई भी चीज़ कर कर उनके साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाते थे। तो बेसिकली उसको आज के ज़माने में हम रेप कहेंगे। तो आज ये 376 सेक्शन आईपीसी के अंदर एक बहुत हीनियस क्राइम है। पर लेकिन उस टाइम पे पैसाचा मैरिज के अंदर पैसाच जो होते थे वो एक लड़की के साथ बिना उसकी मर्जी के उसको किसी भी चीज़ से, मतलब उसका ध्यान बटाकर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाते थे। और उसके बाद उस टाइम पे यही होता था कि जिसके साथ अगर ऐसा कुछ हो गया है तो उसी से शादी करवा दो, तो उसके बाद शादी वो लोग कर लेते थे। तो ये 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस हैं, जिसमें से ये हमारी 4 एक्सेप्टेबल थी पिछले ज़माने में और ये हमारी 4 अनएक्सेप्टेबल थी प्रीवियस सोसाइटी में। आज के टाइम पे 3 मैरिजेस बहुत ज़्यादा मतलब वैलिड है। सबसे पहली तो हो गई ब्रह्म मैरिज, जो कि हो गई अरेंज्ड मैरिज। आज के ज़माने में अरेंज्ड मैरिजेस बहुत चलती हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड फॉर्म है वो है गंधर्व, ये भी मोस्ट फेमस है, जो कि हो गया लव मैरिज। लव मैरिज भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है सब यंगस्टर्स के बीच में। तीसरा जो हमारा विवाह जो आज के टाइम पे भी वैलिड है वो है असुर विवाह। अब आप लोग कहोगे असुर विवाह ब्राइड प्राइस कहाँ वैलिड है, आजकल तो उल्टा लड़कियों के पेरेंट्स को पैसा देना पड़ता है तो लड़कों के पेरेंट्स कहाँ देते हैं। बट लेकिन आज भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी क्लोज्ड निट सोसाइटीज़ हैं, कास्ट्स हैं या फिर ट्राइब्स हैं, जिनके अंदर आज भी जो लड़का है वो अपनी ब्राइड को खरीदता है। तो बेसिकली 3 फॉर्म्स ब्रह्मा, असुरा एंड गंधर्व आज भी हमारे मॉडर्न टाइम्स में प्रेवलेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, फॉर्म्स ऑफ
हिंदू मैरिज। आई होप आप सबको समझ आ गए हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ कंटिन्यूस टच में रहने के लिए और जो भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ उन वीडियोज़ से रिलेटेड नोट्स पाने के लिए। सो थैंक यू। ओके बाय।